हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ब्लेज़र डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज से हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्लेज़र का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। लेकिन भाई देखो, डेटाबेस कनेक्टिविटी के प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा कि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको लेके ब्लेज़र सर्वर और ब्लेज़र वेब असेंबली में क्या डिफरेंस होता है। भाई देखो, इसका मतलब ये है कि जब भी हम ब्लेज़र के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है ये ब्लेज़र सर्वर एप्लीकेशन में डिफरेंट तरीके से होती है और ब्लेज़र वेब असेंबली एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है। मतलब आप ये नहीं समझना कि डेटाबेस कनेक्टिविटी की जो अप्रोच है उसी की मदद से हम ब्लेज़र सर्वर ऐप पे भी काम करेंगे और ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप में भी काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लेज़र सर्वर एप्लीकेशन के अंदर डीबी कनेक्टिविटी जो है, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है और वेब असेंबली, ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की अप्रोच डिफरेंट होती है। उसके बाद हम आएंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। और ये डेटाबेस कनेक्टिविटी हम दोनों के अंदर, मतलब ब्लेज़र सर्वर ऐप में भी और ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप में भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, अब हमें डिफरेंस समझना है डेटाबेस कनेक्टिविटी का ब्लेज़र सर्वर ऐप में और ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप में, ठीक है। तो आगे आ जाओ, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, मतलब देखो, हम ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे वो एसक्यूएल को यूज करके करेंगे। तो ब्लेज़र सर्वर ऐप में किस तरह से, मतलब क्या डिफरेंस है, और ब्लेज़र वेब असेंबली में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, ब्लेज़र सर्वर वर्सेस ब्लेज़र वेब असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो हम फीचर की बात करेंगे और उसका डिफरेंस हम देखेंगे ब्लेज़र सर्वर के अंदर और ब्लेज़र वेब असेंबली के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ब्लेज़र वेब असेंबली को, मतलब जो वेब असेंबली है इसको शॉर्ट में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, WASM, ठीक है। तो जब भी ये WASM का जिक्र होना तो आप समझ जाना कि वेब असेंबली की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वेयर कोड रन्स। तो अगर हम ब्लेज़र सर्वर की बात करें तो इस केस में जो हमारा कोड रन होता है वो कहाँ पे रन होता है, सर्वर पे रन होता है। लेकिन अगर हम वेब असेंबली ऐप की बात करें तो इसमें हमारा जो कोड होता है वो ब्राउजर पे रन होता है, ठीक है। मतलब यूजर जो ब्राउजर यूज कर रहा होगा उस ब्राउजर पे ब्लेज़र वेब असेंबली का कोड रन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, डायरेक्ट एसक्यूएल कनेक्शन। भाई देखो, ब्लेज़र सर्वर के अंदर हम एसक्यूएल सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वेब असेंबली के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करनी पड़ती है डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, किसके अंदर, वेब असेंबली के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, डेटाबेस एक्सेस लोकेशन, मतलब जो डेटाबेस हम एक्सेस करते हैं उसकी लोकेशन ब्लेज़र सर्वर के अंदर कहाँ होती है, सर्वर साइड। लेकिन अगर हम वेब असेंबली ऐप की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, थ्रू वेब एपीआई ओनली। इसका मतलब डिफरेंस क्या है, ये वाला जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपने याद रखना है। देखो, ब्लेज़र सर्वर के अंदर जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो वो सर्वर साइड होती है, मतलब डायरेक्ट हम एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अगर वेब असेंबली ऐप हम यूज कर रहे हैं तो हमें अपने एसक्यूएल डेटाबेस के साथ अगर कनेक्टिविटी करनी है तब हमें वेब एपीआई का यूज करना पड़ेगा, मतलब रेस्ट एपीआई का यूज करना पड़ेगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट कवर किया है। तो रेस्ट एपीआई वेब एपीआई के साथ किस तरह से काम करते हैं आप हमारी इसी लेक्चर सीरीज के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बताया कि हम किस तरह से रेस्ट एपीआई वेब एपीआई के साथ इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। भाई अगर हम ब्लेज़र सर्वर की बात करें और वहां पे अगर हम ब्लेज़र सर्वर के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो हिडन होती है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग किसे कहते हैं, भाई देखो, अगर किसी ने ASP.NET MVC5 के अंदर या ASP.NET Core के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की है तो उसको पता होगा कि हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है और इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास हमारे डेटाबेस का नाम होता है, सर्वर का नाम होता है, जिस सर्वर के ऊपर हमारा डेटाबेस रखा हुआ है, ठीक है। और क्रेडेंशियल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अगर आपने क्रेडेंशियल सेट किए हुए हैं तो वो क्रेडेंशियल्स वगैरह भी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होते हैं।
तो अगर आप सपोज करो कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग अगर एक्सपोज हो जाए, ठीक है, पब्लिकली विजिबल हो जाए, तो हमारे पास सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ब्लेजर सर्वर के अंदर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ये हाइड रहती है। लेकिन देखो वेब असेंबली के अंदर क्या होता है, वेब असेंबली के अंदर चूंकि इसका कोड जो होता है वो ब्राउजर पे रन होता है, और आपको पता है हम ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में या फिर हम वो जो उसका सोर्स कोड देखते हैं वहां पे हमें उसका कोड दिख सकता है। यही वजह है कि हम डायरेक्ट एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं करते वेब असेंबली में, हम किसके थ्रू करते हैं, वेब एपीआई के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है कैन नॉट एक्सपोज डीबी क्रेडेंशियल्स। मतलब वेब असेंबली ऐप के अंदर क्या होता है, चूंकि हम क्या करते हैं, वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो जो हमारे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स होते हैं, वही जो कनेक्शन स्ट्रिंग का डेटा होता है वो एक्सपोज नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यूज एंटिटी फ्रेमवर्क डायरेक्टली। भाई देखो आपको पता है कि जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं डॉटनेट प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करते हैं। तो ब्लेजर सर्वर के अंदर आप एंटिटी फ्रेमवर्क को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन वेब असेंबली के अंदर आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वेब असेंबली ऐप के अंदर आपको रेस्ट एपीआई बनानी पड़ती है, वेब एपीआई बनानी पड़ती है, फिर आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नीड्स एपीआई लेयर। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर सर्वर के केस में एपीआई जो है हमारी रेस्ट एपीआई, वेब एपीआई, वो ऑप्शनल होती है, लेकिन वेब असेंबली के केस में हमारी ये जो एपीआई होती है वो मैंडेटरी होती है। इसका मतलब अगर आप वेब असेंबली ऐप बना रहे हो तो आपको वेब एपीआई, रेस्ट एपीआई बनाना लाजमी है, उसके बगैर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर देखो लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस मॉडल। भाई देखो ब्लेजर सर्वर के केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सिग्नल आर का। मतलब ये जो हमारी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन है ये डेटाबेस के साथ जो भी कम्युनिकेशन क्रिएट करती है उसमें सिग्नल आर का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसको मैं आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे ना ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर, तब मैं सिग्नल आर को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम वेब असेंबली की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एक कनेक्शन क्रिएट होता है वो HTTP API रिक्वेस्ट की मदद से होता है। भाई आपको पता है ना कि जब भी हम API के साथ काम करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ आपको सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की, किसके अंदर, ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लेजर सर्वर रन्स कंप्लीटली ऑन द सर्वर सो इट कैन सेफली कनेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर डायरेक्टली। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्लेजर सर्वर है वो सर्वर पे उसकी एप्लीकेशन रन होती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सेफली और आसानी से एसक्यूएल सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं ब्लेजर सर्वर ऐप के साथ। क्योंकि भाई देखो ब्लेजर सर्वर की जो एप्लीकेशन है वो भी सर्वर के ऊपर है, और ये जो एसक्यूएल का डेटाबेस है वो भी सर्वर के ऊपर है, इसलिए जो इसकी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें वेब असेंबली की, तो वहाँ पे कोड हमारा ब्राउजर पे रन होता है, तो इस वजह से वहाँ पे वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो इसका एक फ्लो समझो, मतलब कि ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर किस तरह से डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है वो काम करती है। तो यहाँ पे देखो आपके ब्राउजर का यूआई है, वो कम्युनिकेट करता है ब्लेजर सर्वर ऐप के साथ, और फिर ब्लेजर सर्वर ऐप कम्युनिकेट करता है आपके एसक्यूएल डेटाबेस के साथ डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे देखो ब्लेजर सर्वर ऐप और एसक्यूएल डेटाबेस के बीच में कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फ्लो है, आपने ये माइंड में रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल फ्लो आपको यहाँ पे बता रहा है। भाई देखो जिस तरह अगर हम ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें और वहां पे अगर यूजर कोई बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे देखो वो जो इवेंट होता है, क्लिक इवेंट होता है, वो कहाँ पे रन होता है, सर्वर पे रन होता है उसका कोड। ठीक है, और उसके बाद वो जो सर्वर है वो एसक्यूएल की जो क्यूरीज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। मतलब जैसे इवेंट रन हुआ सर्वर पे, तो सर्वर पे ही आपकी जो एसक्यूएल की क्यूरीज हैं वो आपके डेटाबेस के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होती हैं, और फिर उसके बाद जो आपका यूआई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मतलब इंस्टेंटली जल्दी से क्या हो जाता है, अपडेट होता है, रेंडर होता है। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लो है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग स्टे सेफ इन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन।
भाई देखो, जब भी हम ब्लेज़र सर्वर की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में, तो हमारे पास वहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के नाम से एक फाइल आती है जिसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। भाई अगर किसी ने ASP.NET कोर के साथ काम किया है तो उसको पता होगा कि वहाँ पे हमारे पास एक हमें ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन नाम से एक फाइल मिलती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि सर्वर नेम होता है, डेटाबेस नेम होता है, क्रेडेंशियल्स होते हैं। ठीक है, और ये हम किस केस में करते हैं, जब हम ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे बात कर रहा है ब्लेजर वेब असेंबली ऐप की। मतलब अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाह रहे हो किसके अंदर, ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर, तो उसके हवाले से क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, ब्लेजर वेब असेंबली ऐप रन्स इनसाइड द ब्राउजर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ब्लेजर वेब असेंबली की जो ऐप होती है उसका जो कोड होता है वो कहाँ पे रन होता है, ब्राउजर में रन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ब्राउजर्स कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू एसक्यूएल सर्वर। इसका मतलब जो ब्राउजर्स होते हैं वो डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि भाई देखो, ब्राउजर हमारे पास एक तरह का क्लाइंट है और जो एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है वो एक सर्वर पे मौजूद है, तो इसलिए ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। इसके बीच में हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वेब एपीआई या रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब एक सवाल पूछ रहा है वाई, कि भाई ब्राउजर क्यों डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह यहां पे देखो क्या कह रहा है, डेटाबेस क्रेडेंशियल्स वुड बी एक्सपोज्ड। क्योंकि भाई देखो, अगर हम ब्राउजर के साथ डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करें, तो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स होते हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमारा वो जो सोर्स कोड होता है उसको देख सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास इसके अंदर एक ह्यूज, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ब्राउजर्स ब्लॉक टीसीपी डीबी कनेक्शन। मतलब टीसीपी क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ब्राउजर इस तरह की जो डीबी कनेक्शन के अंदर ये जो हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल होता है उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। यही वजह है कि हम ब्राउजर्स के साथ डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पे देखो, सो यू मस्ट यूज एन एपीआई। मतलब यही वजह है कि मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली हम डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते वेब असेंबली ऐप के अंदर, हमें वहां पे एक मिडिल लेयर चाहिए। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एपीआई। एपीआई के थ्रू हम अपने एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो देखो, हमारी ब्लेजर वेब असेंबली ऐप है, ठीक है, जो कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ्लो बता रहा हूँ। इसके बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, रिक्वेस्ट जाती है हमारे पास हमारी वेब एपीआई, जो हम किसकी मदद से बनाते हैं, ASP.NET कोर वेब एपीआई की मदद से बनाते हैं। तो ये जो ब्राउजर है वो हमारी वेब एपीआई के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे देखो, HTTP रिक्वेस्ट की मदद से। मतलब जो ब्राउजर है वो या तो गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, पुट या डिलीट रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, हमारी ASP.NET कोर वेब एपीआई को। और फिर ये जो हमारी वेब एपीआई है वो हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, मतलब देखो, जो हमारी ब्लेजर वेब असेंबली ऐप है, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। बीच में हमारे पास एक एपीआई लेयर होती है जिसकी मदद से हमारी ये जो एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, और अगर इसी को मैं रियल लाइफ से यहाँ पे समझाऊं, देखो, ये जो ब्लेजर वेब असेंबली ऐप है, सपोज करो ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, वेब एपीआई के साथ, जो कि हमारे सर्वर के ऊपर है। मतलब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी वेब एपीआई के पास, और आपको पता है कि वेब एपीआई हमारे पास सर्वर के ऊपर मौजूद होती है। और रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, मैंने बताया, HTTP क्लाइंट। आपको याद होगा जब हमने रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वेब एपीआई का, तो उसके अंदर हमने ये HTTP क्लाइंट की एक सर्विस यूज़ की थी जिसकी मदद से हम अपने ब्लेजर एप्लीकेशन से वेब एपीआई को क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे उसके साथ। ठीक है, और फिर वेब एपीआई के साथ जब आप कम्युनिकेट करोगे तो वेब एपीआई आपके एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा और आपको रिस्पांस भेजेगा आपके क्लाइंट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, एक और पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, इसका फ्लो यहाँ पे बता रहा है। देखो फ्लो किस तरह से है, मतलब जब आप ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो उस केस में क्या होता है, यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है ब्राउजर पे, मतलब कोई बटन क्लिक करता है। ठीक है, उसके बाद वेब असेंबली ऐप क्या करती है, एपीआई को कॉल करती है यूजिंग HTTP क्लाइंट सर्विस। मतलब जैसे ही यूजर ने किसी बटन पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए,
तो आपकी वेब असेंबली ऐप एपीआई को कॉल करती है। और एपीआई को कैसे कॉल करेगी? एचटीटीपी क्लाइंट की मदद से, जिसके अंदर हम गेट पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद एपीआई जो है, मतलब जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है, वो एपीआई डेटाबेस से कनेक्ट होती है, कम्युनिकेट करती है, और उसके बाद एपीआई आपको जो डेटा रिटर्न करती है जेसन की फॉर्मेट में, वो आप अपने यूआई पे क्या करवाते हो? रेंडर करवाते हो। ठीक है, तो मतलब यहां पे बीच में हमारे पास एक वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट आता है, किसके अंदर? जब भी हम ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो की डिफरेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इजीली जवाब दे सकते हो और आपका जवाब एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? कैन ब्लेजर सर्वर टॉक डायरेक्टली टू एसक्यूएल? मतलब क्या ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन डायरेक्टली एसक्यूएल के साथ कम्युनिकेट कर सकती है? तो आपका यहां पे जवाब होगा यस। आप मजीद भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्लेजर सर्वर ऐप भी हमारी सर्वर पे रन होती है, और जो एसक्यूएल है वो भी हमारे पास जो उसका डेटाबेस है वो सर्वर पे मौजूद होता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो दूसरा सवाल यहां पे क्या कह रहा है, कैन ब्लेजर वेब असेंबली टॉक डायरेक्टली टू एसक्यूएल? तो आपका इस केस में जवाब होगा नो, नेवर। मतलब जो वेब असेंबली ऐप है, चूंकि वो ब्राउजर पे रन होती है, तो वो डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, वाई? मतलब अगर इसी सेकंड क्वेश्चन का सवाल आपसे दोबारा पूछा जाए कि भाई वाई, यहां पे आपने जवाब दे दी ना नो, नेवर, आगे से सवाल हो सकता है कि भाई क्यों, तब आप यहां पे कहोगे कि वेब असेंबली ऐप रन होती है हमारे क्लाइंट ब्राउजर पे, नॉट सर्वर। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो एक और इंपॉर्टेंट रीजन, और वो क्या होता है? सिक्योरिटी रीजन, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, किस तरह से? यहां पे देखो, इफ वेब असेंबली कनेक्टेड डायरेक्टली टू एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब देखो यहां पे सपोज करने का कह रहा है कि अगर आपकी जो ब्लेजर वेब असेंबली ऐप है, अगर सपोज करो कि वो डायरेक्टली एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा? यहां पे देखो, मतलब उस केस में क्या होगा, व्हाट हैपन? तो यहां पे देखो, ये जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, जिसमें सर्वर का नाम होता है, ठीक है, डेटाबेस का नाम होता है, फिर आपके क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, अगर आपने क्रेडेंशियल सेट किए हुए हैं, जिस तरह देखो यूजर है, पासवर्ड है, तो ये आपके एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे क्या कह रहा है, एनीवन कुड ओपन डेव टूल्स एंड स्टील इट। डेव टूल्स मतलब भाई देखो, जो वेब डेवलपर्स हैं उनको पता होगा कि हमारे पास एक डेवलपर ऑप्शंस होता है, जिसके अंदर हम अपना जो मतलब वेब है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड वगैरह देख सकते हैं। तो इजीली, तो अगर वेब असेंबली ऐप डायरेक्टली एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी, तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको कोई भी देख सकता है डेव टूल्स की मदद से, और उसको चोरी कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, सो माइक्रोसॉफ्ट फोर्सेस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट हमें फोर्स करता है कि जब भी आप वेब असेंबली ऐप को यूज करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, यहां पे एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करना है मिडिल में। मतलब वेब असेंबली ऐप के बीच में एपीआई है, और एपीआई आपको कम्युनिकेट करवाती है, आपकी कनेक्टिविटी करवाती है आपके डेटाबेस के साथ। ठीक है, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहां पे मैं यही जो मैंने कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, इसकी एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी से आपको समझाता हूं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहां पे देखो, अगर मैं ब्लेजर सर्वर ऐप की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में यहां पे देखो क्या कह रहा है, कस्टमर टॉक्स डायरेक्टली टू रेस्टोरेंट किचन। मतलब सपोज करो ब्लेजर सर्वर ऐप को इस सिनेरियो में सोचो कि कस्टमर डायरेक्टली रेस्टोरेंट के किचन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब बीच में कोई वेटर नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर जाता है किचन में, शेफ को खाना ऑर्डर करता है और शेफ उसको खाना लाके दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लेजर वेब असेंबली की, तो इस केस में हमारे पास जो कस्टमर होता है वो वेटर के साथ इंटरैक्ट करता है, और वेटर किचन से उसको खाना लाके देता है। तो ये जो वेटर है ना, मिडिल में, बीच में, इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है एपीआई, और ये जो किचन है इसको यहाँ पे कहा जा रहा है डेटाबेस। तो देखो ब्लेजर सर्वर के केस में जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो डायरेक्ट किचन से इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन ब्लेजर वेब असेंबली के अंदर कस्टमर पहले वेटर मतलब एपीआई के पास जा रहा है, और वो जो वेटर है, एपीआई है, वो हमारे किचन मतलब डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वन लाइन समरी। अब वन लाइन समरी समझ के अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लेजर सर्वर की बात करें तो देखो क्या कह रहा है, डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्शन अलाउड।
मतलब ब्लेजर सर्वर ऐप के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन कर सकते हो, अलाउड है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लेजर वेब असेंबली की, तो अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेब एपीआई का, रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहां पे क्या कह रहा है, डेटाबेस एक्सेस ओनली थ्रू वेब एपीआई। क्योंकि वेब असेंबली ऐप हमारी कहां पे रन होती है, ब्राउजर पे, और फिर ब्राउजर कम्युनिकेट करता है वेब एपीआई, रेस्ट एपीआई से, और फिर वेब एपीआई कम्युनिकेट करता है आपके एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से। ठीक है, तो ये वन लाइनर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।